जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार गृह स्टेशन में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी का डाउट्स आ रहा है, काफ़ी छात्रों का कमेंट्स आया, मैसेज आया, कॉल आया। आप सभी के दो डाउट्स आ रहे हैं, उन दोनों डाउट्स को आज क्लियर करने वाले हैं। उसके आगे फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए, पहला डाउट आपका आ रहा है कि जो री एग्ज़ाम है, री एग्ज़ाम का रिज़ल्ट कब तक अपडेट कर दिया जाएगा। और दूसरा आपका डाउट आ रहा है कि क्या एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होगा कि नहीं, एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होगा कि नहीं होगा। ये दो डाउट आ रहे हैं आपके। इन दोनों डाउट पर चर्चा करने वाले हम लोग। वीडियो में आप लास्ट तक अवश्य बने रहिए, आपके सारे कन्फ्यूजन दूर होंगे। और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला डाउट आपका आ रहा है कि जो री एग्ज़ाम है इसका रिज़ल्ट कब तक अपडेट कर दिया जाएगा। तो देखिए, मैंने कल भी आपको बताया था कि आप री एग्ज़ाम के रिज़ल्ट को लेकर बिल्कुल भी चिंतित ना होइए, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए। आपका जो री एग्ज़ाम का रिज़ल्ट है वो आज यानी कि 14 अगस्त शाम तक डिक्लेयर कर दिया जाएगा, अपडेट कर दिया जाएगा। अगर किसी कारणवश आपका री एग्ज़ाम का रिज़ल्ट नहीं अपडेट होता है आज के डेट में शाम तक, तो आप मान चलिए कि आपका 16 अगस्त को अवश्य आपका री एग्ज़ाम का रिज़ल्ट जो है वो डिक्लेयर हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। देखिए, ये बात हमको यूनिवर्सिटी के ही एक कमेटी सदस्य ने बताया है। वहाँ के प्रोफेसर कमेटी सदस्य हैं वहाँ के, जो आपके एग्ज़ाम हैं। तो उन्होंने ही बताया ये बात कि जो आप री एग्ज़ाम है उसका रिज़ल्ट आज शाम तक, या उम्मीद करिए आप शाम तक डिक्लेयर होगा। अगर नहीं हो पाता किसी कारणवश तो 16 को अवश्य आपका री एग्ज़ाम का रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। इसके बाद आप का काफ़ी कमेंट आ रहा है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होगा या नहीं होगा। तो देखिए, पोस्टपोन्ड होने के बारे में हमने उनसे जब पूछा तो उन्होंने बताया कि देखिए, पोस्टपोन्ड होने का कोई रीज़न होना चाहिए। फ़िलहाल कोई रीज़न वैसा नहीं दिख रहा है कि एग्ज़ाम आपका पोस्टपोन्ड हो जाए। अगर हो जाती है तो आपके लिए और भी सहूलियत हो जाएगी, आपकी प्रिपरेशन को और भी टाइम मिल जाएगा। लेकिन आप ये मान के चलिए कि आपका एग्ज़ाम जो है वो 18 अगस्त से ही स्टार्ट होने वाला है। अगर नहीं होना होता 18 अगस्त से स्टार्ट तो आपका डेट ही नहीं दिया जाता, क्योंकि इतनी जल्दी में आपका सब कुछ काम करवाया गया है। तो इसीलिए करवाया गया है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो 18 अगस्त से स्टार्ट हो जाए। मेन मुद्दा बीपीएससी टीचर वैकेंसी थी। बीपीएससी वैकेंसी जो थी, बिहार की टीचर वैकेंसी थी, वो मेन मुद्दा था कि उनको 31 अगस्त से पहले जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट थे मेनली, उनका एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया जाए। तो इसीलिए जो है 18 अगस्त से स्टार्ट किया गया। और यहाँ पर 24 और 25 अगस्त को आपको पता होगा बीपीएससी का एग्ज़ाम लगा हुआ है, जो प्राइमरी टीचर का। और 24 और 25 अगस्त को मैंने बताया था आपको कि जो आपका एग्ज़ाम लगा हुआ है वो उम्मीद है कि टल जाए। वो 24 यानी 23, 24, 25 ये 3 दिन का जो डेट है वो 26, 28 और 29 को जाने का पूरी संभावना है। अभी जो है ये डिपेंड करता है कि बीपीएससी का क्या बयान आता है। अभी बीपीएससी का कोई बयान इस पर नहीं आया है। जो बीटीसी वर्सेस बीएड का मामला चल रहा है, बीटीसी वर्सेस बीएड का मामला चल रहा है, इस पर कोई भी जो है बयान नहीं आया है बीपीएससी चेयरमैन का। तो उनका जैसा ही बयान आता है तुरंत आपका जो एग्ज़ाम शेड्यूल है वो चेंज अवश्य होगा। सेकेंड ईयर का, फर्स्ट ईयर का कोई चेंजमेंट नहीं देखने को मिलेगा। और 18 अगस्त से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट है, तो आप 99% मान चलिए कि आपका 18 अगस्त से ही एग्ज़ाम होने वाला है। देखिए, ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा, क्योंकि काफ़ी छात्र ऐसे हैं जो इस कन्फ्यूजन में है कि री एग्ज़ाम का अभी तक रिजल्ट नहीं अपडेट हुआ है, तो एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट कराया जाएगा। अभी तक सेंटर नहीं डिक्लेयर हुए हैं, अभी तक एडमिट कार्ड नहीं आया है। तो आपको बता दें दोस्तों कि इसके पहले कई बार ऐसा भी हुआ है, बहुत बार ऐसा हुआ। अभी पिछली बार अगर आप देखेंगे, अभी इसी सत्र में जो अभी नेक्स्ट पिछला सत्र निकला हुआ है, इसी में अगर आप देखें तो जो बीएससी के छात्र हैं, इनका जो है एडमिट कार्ड रात में 11 बजे के बाद डाउनलोड होना स्टार्ट हुआ था। यानी कि कल जैसे मान लीजिए एग्ज़ाम है, नेक्स्ट डे एग्ज़ाम था 9 बजे से, और रात को 11 बजे से उनका एडमिट कार्ड डाउनलोड होना स्टार्ट हुआ था। तो वो आगरा यूनिवर्सिटी है, वो कुछ भी कर सकती है। तो उसको लेकर आप चिंतित मत होइएगा कि आपका जो है, हाँ, सेंटर जो है वो आपका 16 तारीख तक डिक्लेयर कर दिया जाएगा। लेकिन
जो एडमिट कार्ड है वो रात को भी डाउनलोड अपलोड हो सकता है, उसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि अभी तक नहीं आया कुछ। आपका जो रिजल्ट है वो आ जाएगा आज या 16 को तो श्योर ही आ जाएगा मान लीजिए आप। और जो आपका एग्ज़ाम पोस्टपोन होने वाली बात है तो आप 99% मान चलिए कि आपका जो एग्ज़ाम है वो होने ही वाला है, 18 अगस्त से ही होगा। और जैसा भी कोई अपडेट अगर आता है तो मैं आपको चैनल के माध्यम से बता दूंगा। फिलहाल आप निश्चिंत होकर अपनी पढ़ाई पर फोकस करिए, अपने प्रिपरेशन को मजबूत करिए। अगर एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होता है तो आपके लिए और भी ये बेनिफिशियल हो जाएगा, आपको और भी टाइम मिल जाएगा पढ़ाई करने का। चलिए इतना ये इन्फॉर्मेशन आप सभी तक पहुंचाना था। उम्मीद करता हूँ इन्फॉर्मेशन आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए अभी हम लोग पिछले वीडियो के माध्यम से BD 202, BD 203, BD 201 इन तीनों के बारे में हम लोग चर्चा किए थे एक एक वीडियो का। अब हम लोग इस वीडियो के माध्यम से BD 201 का पार्ट सेकंड जो है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने बताया था आपको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं और आएंगे ही यहाँ से, तो उनको हम लोग डिस्कस करने वाले। देखिए जैसे 2019 में ये क्वेश्चन आया हुआ था, माध्यमिक शिक्षा आयोग का अन्य नाम है। माध्यमिक शिक्षा आयोग का अन्य नाम क्या है? मुदालियर आयोग है। आप याद रखेंगे माध्यमिक शिक्षा आयोग का अन्य नाम क्या है? मुदालियर आयोग है। मुदालियर आयोग का गठन कब हुआ था? आप याद रखेंगे मुदालियर आयोग का गठन जो है 1952 में हुआ था। 1952-53 में मुदालियर आयोग का गठन हुआ था। वहीं पर कोठारी आयोग का आप याद कर लेंगे, कोठारी आयोग भी इम्पॉर्टेंट है। कोठारी आयोग का गठन कब हुआ था? 1962, आप 64 में याद कर लेंगे आप, कोठारी आयोग का गठन हुआ था। और 10+2+3 10+2+3 अवधारणा किसने दिया था? तो ये कोठारी आयोग ने ही दिया था। अगला है व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम में किस विषय को सम्मिलित नहीं किया जा सकता है? राइट आंसर आपका हो जाएगा नैतिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा संबंधी कार्यक्रम को व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। अगला पाठचर्या में वे सभी क्रियाएं सम्मिलित हैं जिनका हम सभी के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विद्यालय में उपयोग करते हैं। यह कथन किसका है? यह कथन मुनरो का है। पाठ्यक्रम निर्माण का कौन सा प्रमुख आधार नहीं है? पाठ्यक्रम निर्माण का कौन सा प्रमुख आधार नहीं है? तो आर्थिक जो है ये प्रमुख आधार नहीं है पाठ्यक्रम निर्माण का, बाकी दार्शनिक है, मनोवैज्ञानिक है और सामाजिक है। अगला क्वेश्चन है पाठचर्या के उद्देश्य क्या है? तो बालकों का सर्वांगीण विकास, सही बात है। नैतिक विकास, मानसिक विकास, ये सभी जो है वो पाठचर्या के उद्देश्य हैं। पाठचर्या चयन का तथा निर्माण हेतु मापदंड है। मापदंड किसके आधार पर होता है पाठचर्या चयन तथा निर्माण का? तो छात्रों की योग्यता के आधार पर, उद्देश्यों के आधार पर, बाल केंद्रित आधार पर या उपरोक्त सभी पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उद्देश्यों के आधार पर जो है वो पाठचर्या का चयन किया जाता है। अगला है D.K. व्हीलर के अनुसार पाठचर्या निर्माण प्रक्रिया को कितने चरणों में बांटा गया है? D.K. व्हीलर के अनुसार पाठचर्या निर्माण को 5 चरणों में बांटा गया है। पाठ्यक्रम का कौन सा प्रकार गांधी जी के बुनियादी शिक्षा की कल्पना पर आधारित है? तो शिल्पकला केंद्रित जो है वो गांधी जी के बुनियादी शिक्षा की कल्पना पर आधारित है। अगला है ये इम्पॉर्टेंट है, देखिए इसको याद रखेंगे आप। कलाकार यानी कि कलाकार मतलब शिक्षक के हाथ में यह पाठचर्या एक साधन है जिससे वह पदार्थ यानी कि पदार्थ को शिक्षार्थी माना है। पदार्थ यानी शिक्षार्थी को अपने आदर्श उद्देश्य के अनुसार अपने स्टूडियो को उन्होंने स्कूल माना हुआ है, में ढाल सके। किसने कहा था? कनिंघम ने कहा था इस बात को। किसने कहा था? कनिंघम ने कहा था। इस बात को याद रखेंगे आप। अगला है पुस्तक केंद्रित पाठचर्या का अन्य नाम है। पुस्तक केंद्रित पाठचर्या का अन्य नाम क्या है? तो विषय केंद्रित पाठचर्या है। पुस्तक केंद्रित पाठचर्या का अन्य नाम क्या है? विषय केंद्रित पाठचर्या है। क्यूरेरे का शाब्दिक अर्थ क्या है? क्यूरेरे का शाब्दिक अर्थ है दौड़ का मैदान। पिछली बार क्वेश्चन आ चुका है। वैज्ञानिक विधि के तत्व हैं। वैज्ञानिक विधि के तत्व कितने हैं? 5 तत्व हैं वैज्ञानिक विधि के। रस के अनुसार पाठ्यक्रम के अंतर्गत क्रियाओं का उल्लेख किया गया है। तो 2 कितने क्रियाओं का उल्लेख किया गया? 2 क्रियाओं का उल्लेख किया गया। ये भी क्वेश्चन आ चुका है। अगला क्वेश्चन है
बौद्ध काल में शिक्षा का उद्देश्य था, बौद्ध काल में शिक्षा का उद्देश्य क्या था? चरित्र निर्माण, व्यक्तित्व निर्माण, जीवन हेतु तैयार करना। उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ज्ञान प्राप्ति के स्रोत कितने हैं? ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। 2 हैं। ज्ञान प्राप्ति के स्रोत कितने हैं? 2 हैं। अगला है, ब्रूनर के अनुसार अधिगम के प्रकार हैं क्रियात्मक अधिगम, प्रतिमात्मक अधिगम, प्रतीकात्मक अधिगम। उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रकृतिवादी पाठ्यक्रम में किस विद्वान ने समर्थन दिया? तो आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जहाँ प्रकृतिवादी शब्द आप देखेंगे वहाँ रूसो को पकड़ेंगे आप, रूसो। अगला है, विषय आधारित पाठ्यक्रम के अंतर्गत किस प्रकार के विकास के प्रति सजग होना होता है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि नियमों के प्रति, ज्ञान के प्रति, सिद्धांतों के प्रति, सभी के प्रति सजग होना पड़ता है। अगला है, पाठ्यक्रम के सामाजिक आधार में किन विषयों को स्थान दिया गया है? पाठ्यक्रम के सामाजिक आधार में किन विषयों को स्थान दिया गया है? तो भाषा व साहित्य को, इतिहास को, नीति शास्त्र को, उपयुक्त सभी को स्थान दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, आदर्शवादी पाठ्यक्रम के मुख्य प्रतिनिधि कौन कौन से हैं? आदर्शवादी पाठ्यक्रम के मुख्य प्रतिनिधि कौन कौन से हैं? तो हीगल, प्लेटो, सुकरात, ये सभी जो है आदर्शवादी पाठ्यक्रम के मुख्य प्रतिनिधि हैं। पाठ्यक्रम के मनोवैज्ञानिक आधार में किन बातों पर बल दिया जाता है? तो स्वाभाविक प्रवृत्तियों पर, बालकों की रुचियों व योग्यताओं पर, आवश्यकताओं पर, इन सभी पर बल दिया जाता है मनोवैज्ञानिक पाठ्यक्रम में। अगला है, पाठ्येतर पाठचर्या के अंतर्गत आते हैं तो एनसीसी आता है, रेड क्रॉस आता है, स्काउटिंग, ये सभी क्या आते हैं? पाठ्येतर पाठचर्या के अंतर्गत आते हैं। माध्यमिक स्तर की शिक्षा के लिए उपयुक्त विधि है? तो माध्यमिक स्तर की शिक्षा के लिए उपयुक्त विधि प्रदर्शन विधि है। कौन सी विधि है? याद रखेंगे आप, माध्यमिक शिक्षा के लिए प्रदर्शन विधि उपयुक्त है। निम्न में से क्या 3 Rs के अंतर्गत नहीं आता है? 3 Rs के अंतर्गत अनुक्रिया नहीं आती है, बाकी पढ़ना, लिखना और मैथ लगाना, ये सब क्या आते हैं? 3 Rs के अंतर्गत आते हैं। पाठचर्या परिकल्पना के अंतर्गत आने वाले तत्वों में से नहीं है। लक्ष्य तथा उद्देश्य, विषय वस्तु, अधिगम, ये तीनों आने वाले हैं। ज्ञान जो है ये नहीं आता है। अगला है, निम्नलिखित में से क्या पाठचर्या परिकल्पना का चरण नहीं है? तो स्थिति विश्लेषण, पाठचर्या घटकों की पहचान, तार्किकता का विकास, मूल्यांकन जो है वो पाठचर्या परिकल्पना का चरण नहीं है, बाकी ये तीनों हैं। निम्न में से कौन जवाबदेही प्रक्रिया का प्रमुख तत्व नहीं है? जवाबदेही प्रक्रिया का प्रमुख तत्व कौन सा नहीं है? कैसा नहीं है, बाकी क्यों है, कौन है, किसकी, क्यों, कौन, किसकी जो है ये जवाबदेही प्रक्रिया का प्रमुख तत्व है, लेकिन कैसा जो है वो नहीं है। निम्न में से कौन सा पाठ्यक्रम का आधार नहीं है? पाठ्यक्रम का आधार धर्म ग्रंथों पर आधारित नहीं होता है, बाकी मनोवैज्ञानिक ज्ञान पर आधारित होता है, समाज की आवश्यकता पर आधारित होता है, छात्रों की रुचि पर आधारित होता है। निम्न में से किस सामाजिक कारक की भूमिका पाठ्यक्रम में नहीं होती है? किस सामाजिक कारक की भूमिका पाठ्यक्रम में नहीं होती है? आप याद रखेंगे, शिक्षक की जाति, शिक्षक की जाति जो है ये पाठ्यक्रम में नहीं होती है। निम्नलिखित में से कौन शिक्षण प्रक्रिया का भाग है? तो विद्यार्थी है, शिक्षण है, पाठ्यक्रम है, ये सभी जो है शिक्षण प्रक्रिया के भाग हैं। आदर्शवादी शिक्षा का उद्देश्य होता है सर्वांगीण विकास, आत्मानुभूति, सौंदर्य अनुभूति, ये सभी इसके राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रकृतिवाद के अनुसार पाठचर्या आधारित होती है, किस पर आधारित होती है? तो बालक की शैक्षिक समस्याओं पर, बालक की व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर, बालक की प्राकृतिक क्रियाओं पर। तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी पर। पाठ्यक्रम के उद्देश्यों की पूर्ति किसके द्वारा संभव नहीं है? शिक्षक की आर्थिक स्थिति, पाठ्यक्रम के उद्देश्यों की पूर्ति किसके द्वारा संभव नहीं है? शिक्षक की आर्थिक स्थिति के द्वारा संभव नहीं है, बाकी अभिभावक के द्वारा संभव है, विद्यालय के द्वारा संभव है, शिक्षक के द्वारा संभव है। याद रखेंगे आप, शिक्षक की आर्थिक स्थिति, शिक्षक की जाति व्यवस्था, शिक्षक की जाति और शिक्षक की आर्थिक स्थिति, ये जो है जहाँ भी आपको देखने को मिले आप इसको रॉन्ग आंसर मान के चलेंगे।
बाल मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है। तो बालक के जन्म से लेकर बाल्यावस्था तक, बालक के जन्म के पूर्व गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक, कहाँ तक? किशोरावस्था, यानी कि गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक क्या करते हैं? बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत इसका अध्ययन करते हैं। अगला है, शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक एवं मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क एवं आत्मा के सर्वोत्तम अंश की अभिव्यक्ति है। यह किसका कथन है? गांधी जी का कथन है। अगला है, कौन सा स्रोत पाठ्यक्रम निर्माण का स्रोत नहीं है? तो नेता जो है पाठ्यक्रम निर्माण का स्रोत नहीं है, बाकी समाज है, विज्ञान है, ज्ञान है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी है समय सारणी बनाने में, परीक्षा प्रश्न पत्र बनाने में, शिक्षण विधि के सुधार में, उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, किस दार्शनिक आधार पर निर्मित पाठ्यक्रम छात्र केंद्रित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकृतिवाद। प्रकृतिवाद जो है, प्रकृतिवाद के आधार पर पाठ्यक्रम जो होता है वो छात्र केंद्रित होता है। पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? तो छात्र केंद्रित होना चाहिए, इस बात को आप याद रखेंगे। जहाँ भी होगा पाठ्यक्रम हमेशा छात्र केंद्रित होगा। कोई भी क्रियाकलाप होगा स्कूल में तो छात्र केंद्रित ही होना चाहिए। किस विद्वान ने मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति को ही शिक्षा माना है? तो विवेकानंद ने अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति को ही शिक्षा माना है। किसने? विवेकानंद ने। पाठ सहगामी क्रियाओं के संगठन का सिद्धांत नहीं है। पाठ सहगामी क्रियाओं के संगठन का सिद्धांत नहीं है। कौन सा? अध्यापकों की रुचि का कोई ध्यान नहीं। अध्यापकों की रुचि का कोई ध्यान नहीं, इसका ये जो है संगठन का सिद्धांत नहीं है। बाकी अध्यापकों का मार्गदर्शन है, छात्रों का सहयोग है, साधनों की पर्याप्तता है। पाठ्यक्रम विकास का आयाम है अनुभव आयाम, अनुदेशन आयाम, पाठ्यवस्तु आयाम, ये सभी इसके राइट आंसर हो जाएंगे। किसे बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत शामिल नहीं किया जा सकता है? बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत शामिल नहीं किया जा सकता है। किसको? तो बाल कल्याण को शामिल किया जा सकता है, मनोविज्ञान को शामिल किया जा सकता है, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान को शामिल किया जा सकता है, शिक्षा दर्शन को बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत शामिल नहीं किया जा सकता है। अगला है, शिक्षण मनोविज्ञान पर आधारित है। किंडरगार्टन पद्धति, मॉन्टेसरी पद्धति, खेल पद्धति, ये तीनों जो है वो मनोविज्ञान शिक्षण पर आधारित हैं। और ये तीनों किसके लिए हैं? तो बाल शिक्षा के लिए हैं। ये किसके लिए हैं? बाल शिक्षा के लिए, आप याद रखेंगे। अगला है, मुझे लंबी लंबी व्याख्याओं से घृणा है। किसने कहा है? ये रूसो ने कहा है, मुझे लंबी लंबी व्याख्याओं से घृणा है। शिक्षा के क्षेत्र में प्रकृतिवाद के मुख्य प्रवर्तक हैं। कौन है? प्रकृतिवाद, आपको बताया मैंने। प्रकृतिवाद जहां आप देखेंगे वहां रूसो मारेंगे। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित हुई थी तो 1879 में जर्मनी में। कहाँ हुई थी मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला? 1879 जर्मनी में। अगला क्वेश्चन है, प्रयोजनवादी बल देते हैं वैज्ञानिक तथ्यों पर, विज्ञान पर, विषयों पर, सभी पर। यूनान के स्पार्टा में पाठचर्या आधारित थी। किस पर? शारीरिक विकास पर, शस्त्रों की शिक्षा पर, हथियारों का उपयोग पर, उन सभी पर। अगला है, शिक्षा मनोविज्ञान एक शाखा है। शिक्षा की, मनोविज्ञान की, मनोविज्ञान की किसकी शाखा है? मनोविज्ञान की शाखा है। अगला है, ड्यूबी ने बालक की स्वाभाविक शक्तियों को माना है। बातचीत एवं विचारों के आदान प्रदान की अभिरुचि, कौतूहल अथवा जिज्ञासा की अभिरुचि, रचनात्मक अभिरुचि, उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है पालन पोषण, सामने लाना, नेतृत्व देना। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है? नेतृत्व देना। आदर्शवादी शिक्षा का उद्देश्य क्या है? सर्वांगीण विकास, आत्मानुभूति, सौंदर्यानुभूति, ये सभी हम देख चुके हैं इसको। वर्तमान में मनोविज्ञान माना जाता है मन का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान। जो मनोविज्ञान है किसका विज्ञान है? व्यवहार का विज्ञान है। इस बात को आप याद रखेंगे क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन होता है। काफ़ी छात्र जो होते हैं वो मन का विज्ञान लगा के आते हैं, बट यहाँ पर ये राइट आंसर नहीं है। व्यवहार का विज्ञान जो होता है वो मनोविज्ञान माना जाता है। ऐसी शिक्षा किसी काम की नहीं जो भविष्य में जीवन यापन का साधन न बन पाए।
ये किसका कथन है? तो महात्मा गांधी का कथन है कि ऐसी शिक्षा किसी काम की नहीं जो भविष्य में जीवन यापन का साधन न बन पाए। अगला है, यथार्थवादी विचारधारा का जन्म कब हुआ था? 17वीं शताब्दी में हुआ था। और यथार्थवादी आप याद रखेंगे कि ये वैज्ञानिक विषयों से संबंधित हैं। किससे? वैज्ञानिक तथ्यों से कौन संबंधित है? तो यथार्थवादी संबंधित हैं। और अगर वैज्ञानिक तथ्यों का प्रवर्तक कहेंगे तो यथार्थवादी जितने भी विचारधारा के होंगे वो सभी जो होंगे वो वैज्ञानिक तथ्यों के प्रवर्तक होंगे। कुंठा की दशा में बालक बन जाता है, आक्रमणकारी, एकांतवासी, रोगी, ये सभी इसके राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद ने पाठचर्या के प्रकार बताए हैं, आध्यात्मिक एवं भौतिक दोनों बताए हैं। पाठचर्या के प्रकार क्या बताए हैं? आध्यात्मिक एवं भौतिक दोनों बताए हैं। अगला है, कौन सा सोपान पाठचर्या परिकल्पना का सोपान नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा इसका स्थिति विश्लेषण जो है ये पाठचर्या परिकल्पना का सोपान नहीं है। यथार्थवादियों ने पाठचर्या में लगभग कितने विषयों को स्थान दिया हुआ है? 25 विषयों को स्थान दिया हुआ है। कितने विषयों को? 25 विषयों को स्थान दिया है। किसने? यथार्थवादियों ने। अगला क्वेश्चन है, यौन शिक्षा देने वाले अध्यापक में कौन सा गुण होना आवश्यक है? सचरित्रता, यौनांगों का ज्ञान, संवेगात्मक परिपक्वता, ये सभी गुण यौन शिक्षा देने वाले अध्यापक के अंतर्गत होने चाहिए। अगला है, शिक्षा के क्षेत्र में जितना महत्व बालक एवं शिक्षक का है उतना ही महत्व किसका है? यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में जितना महत्व बालक एवं शिक्षक का होता है उतना ही महत्व किसका होता है? पाठचर्या का होता है। उतना ही महत्व पाठचर्या का होता है। अगला क्वेश्चन है, यथार्थवादियों ने भाषा, कला, संगीत, इतिहास, भूगोल एवं राजनीति को डैश डैश किसका स्थान दिया है? तो गौण का स्थान दिया है, मुख्य स्थान नहीं दिया है, गौण का स्थान दिया, यानी कि कम इम्पॉर्टेंट बताया है। किसको? भाषा, कला, संगीत, इतिहास, भूगोल एवं राजनीति को कम महत्वपूर्ण बताया है। किसने? यथार्थवादियों ने। पाठ्येतर पाठचर्या के अंतर्गत आते हैं, इसको हम लोगों ने देख लिया, एनसीसी, रेड क्रॉस, स्काउटिंग, ये सभी आते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसके अनुसार पाठचर्या में अस्थिरता तथा परिवर्तनशीलता नहीं होनी चाहिए? शंकराचार्य के अनुसार जो है पाठचर्या में अस्थिरता, परिवर्तनशीलता नहीं होनी चाहिए। शिक्षा में शिक्षा में वैज्ञानिक प्रवृत्ति लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो वैज्ञानिक श्रेय आपको बताया मैंने। वैज्ञानिक प्रवृत्ति के प्रवर्तक कौन है? यथार्थवादी हैं सभी। तो यथार्थवाद को वैज्ञानिक प्रवृत्ति लाने का श्रेय जाता है। निम्न में से किस स्तर का अभिकरण पाठ्यक्रम निर्माण में योगदान देता है? याद रखेंगे आप, राज्य स्तर का अभिकरण पाठ्यक्रम निर्माण में योगदान देता है। क्योंकि सभी राज्यों की जो कल्चर होती है वो चेंज होती है, अलग अलग होती है, तो इसीलिए राज्य स्तर का जो अभिकरण होता है पाठ्यक्रम निर्माण में योगदान देता है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बालक की इंद्रियां होती हैं, कैसी होती हैं? तीव्र होती हैं। निम्न में से कौन सा सोपान पाठ्यक्रम चयन की प्रक्रिया का सोपान नहीं है? याद रखेंगे आप, कौन सा पाठ्यक्रम चयन की प्रक्रिया का सोपान नहीं है? तो लक्ष्य तथा उद्देश्य है, विषय वस्तु का चयन है, मूल्यांकन है, पाठ्यक्रम सहायक सामग्री जो है ये नहीं है। अगला क्वेश्चन है, परियोजनवादी विचारधारा के मुख्य प्रवर्तक कौन है या जनदाता कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा परियोजनवादी। आप याद रखेंगे परियोजनवादी, ये विचारधारा सभी आप याद रख लेंगे। परियोजनवादी के जो जनदाता हैं वो जॉन ड्यूबी हैं। बहरे बच्चे को पढ़ाने की एक विधि है, बहरे बच्चे को पढ़ाने की विधि कौन सी है? मौन वाचन विधि नहीं, ये तो अंधे बच्चे की है। अंगुली वाचन विधि, ये भी अंधे बच्चे की हो जाएगी। बहरे बच्चे की विधि जो है वो आत्मीकरण विधि है, आत्मीकरण विधि। अच्छा, अंगुली वाचन भी यहाँ पर हो सकता था, बट यहाँ पर आत्मीकरण विधि सबसे बेस्ट ऑप्शन जाएगा। अगला है, पाठचर्या की आवश्यकता होती है शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, सही बात, हम लोगों ने पहले इसको देख लिया है। शिक्षा सामग्री के निर्धारण के लिए नहीं, शिक्षण विधियों के निर्धारण के लिए नहीं, उपयुक्त सभी नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शैक्षिक उद्देश्यों के
प्राप्ति हेतु पाठचर्या का निर्माण किया जाता है। हम लोगों ने पहले इसको देख लिया है। अगला क्वेश्चन है प्रचलित पाठचर्या की समस्याएं बताइए। प्रचलित पाठचर्या की समस्याएं क्या हैं? शैक्षिक पद्धति, सामाजिक परिवर्तन, चारित्रिक शिक्षा का अभाव, उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंधे बालक पढ़ सकते हैं किसके द्वारा? तो ब्रेल लिपि द्वारा। अंधे बालक ब्रेल लिपि द्वारा पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है पाठचर्या का उद्देश्य है तो छात्रों को उपयोगी एवं आवश्यक ज्ञान प्रदान करना, सही बात है। ज्ञान को व्यवस्थित तथा क्रमबद्ध रूप में प्रदान करना, राइट है। शिक्षा के निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना, इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? स्पेंसर का है। सीखना विकास की प्रक्रिया कथन किसका है? स्पेंसर का है। पाठचर्या पर्यावरण में होने वाली क्रियाओं का योग है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है एनन का। अगला क्वेश्चन है शिक्षा को मनुष्य और संपूर्ण समाज का निर्माण करना चाहिए, कथन है किसका? कथन है तो राधा कृष्णन का कथन। डॉक्टर राधा कृष्णन का कथन क्या है? शिक्षा को मनुष्य और संपूर्ण समाज का निर्माण करना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। अगर वीडियो आप सभी को पसंद आया हो, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आप तक पहुंचते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।